तो अब रिवर्स काम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आप नीचे से ब्लॉक को फेंकोगे और ऊपर कितना जाएगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ब्लॉक m1 को v1 वेलोसिटी से फेंक कर जस्ट छोड़ दिया जाए, है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, जस्ट आप फेंक रहे हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जब ये इस पर चलेगा तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा सकता है, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, इसको मैंने h ले लिया, कैपिटल H। तो अब ये कहाँ से है इस पर आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ से है कि यहाँ से है, क्योंकि ये जो हाइट है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम हाइट reached by m1, reached by m1। ठीक है, अब सुनो, अभी तक आप क्या सीख रहे थे कि अगर किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती थी, इसमें भी होगी, लेकिन सिर्फ y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 होगी। किसकी? m1 की। तो फिर कौन सी कंपोनेंट इसकी आएगी? तो क्योंकि m2 भी चलना शुरू कर दिया है। देखो, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर जगह स्मूथ है, सारे क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस है, इधर भी फ्रिक्शन नहीं है, इधर भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत है। तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, नहीं यहां पे फ्रिक्शन है, नहीं यहां भी नहीं है, हाँ यहां भी नहीं है, वो यहाँ पे नॉर्मल लगने के कारण ये मूव करने लग जाता है। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट है कि जब ये यहाँ पे चलना शुरू किया तो ऐसे ऊपर जाता है, तो आपको बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट जब जाता है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी और मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। दो सवाल होते हैं, तो मैंने एक ही सवाल पूछा अभी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको नोट करना है, नोट क्या करना है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो केवल इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये भी चल रहा है और कांटेक्ट पूरे टाइम बना हुआ है, कांटेक्ट पूरे टाइम बना हुआ है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी m2 की होगी वही m1 की होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि नोट व्हेन m1 is at highest point, then Vy is 0 but Vx is equals to V2। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे ना तो ऐसे होगा, देखो ये ऐसे है और ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो क्योंकि ये भी V2 से जा रहा है तो इसकी भी वैल्यू V2 होगी। ओके, ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है जब ये h max पे होगा। तो अब काम कैसे करें? हर बार वही काम करना होता है, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, तो आप P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल करेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, अब आपने कितने m1 को v1 से फेंका है। ठीक है, तो ये आ जाएगा m1 v1 और फाइनली दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। ओके, तो ये m1 है और ये m2 है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो और डायरेक्शन भी सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, m1 इंटू v2 प्लस m2 इंटू v2। इनमें आप v2 को कॉमन ले सकते थे, वैल्यूज गिवन है 4 और 1 गिवन है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 10 हो गया, 1 इंटू v2 हो गया और 4 इंटू v2 हो गया, 4 प्लस 1 5, तो 5/10 इज v2, तो ये 2 हो गया।
तो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितनी वेलोसिटी होगी जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैक्सिमम हाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी ही आएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। मतलब समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो इस जगह आपने रेफरेंस ले लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर है, तो ये हो गया जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। देखो v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, आप जैसे ही उसको फेंके हो उसी समय की वेलोसिटी है। और u2 क्या है, u2 क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू g इंटू h। ठीक है, प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी अब जीरो हो जाएगा इसका, पर मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, तो क्या 1 की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नहीं, मैंने कहा था स्पीड देखते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट बस ऊपर वाला जीरो है, बट इधर वाला तो है ना, तो वो स्पीड तो दे ही रहा है। तो इसीलिए जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ m1 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम होगी। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तो साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो m1 कितना है 1, तो हाफ इंटू 1 कितने वेलोसिटी से जा रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इक्वल्स टू m1 कितना है 1, तो 1 इंटू जी इंटू एच निकालना है, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू v2 आपने निकाल लिया 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 कितना है 4 और ये कितना था 2 था, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो h केवल रह गया, सॉल्व कर ले। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, तो यहाँ से हाफ को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है यहाँ पे 100 और यहाँ ये तो h चाहिए, इसको ले आना है इधर, तो ये कितना हो गया देखो 4 और ये कितना हो गया 16 प्लस 4 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 बाई, या चलो बाद में करते हैं, इक्वल्स टू 20h, तो 80 हो गया, तो 80 बाई 20 इक्वल्स टू h, दैट इज h इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट की कितना आ रहा है 4 मीटर। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या मैंने किया। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक ही काम कर रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी लिखने के टाइम कंप्लीट स्पीड लेना है, ये काम कर रहे हैं। इसमें हमने क्या सीखा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो केवल इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी क्योंकि वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है ना, वेज कंस्टेंट के कारण, क्योंकि कॉन्टैक्ट बना हुआ है, साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम होगा। ठीक है, तो आप अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे। इनिशियल मोमेंटम की कितना था m1 v1 और फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस हो गया दोनों। यहाँ से वेलोसिटी आ गया, किसका आ गया, सेकंड वाले पार्ट का, सेकंड ब्लैंक का आ गया वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों की वेलोसिटीज सेम होगी, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल लिख दिया m1 gh। इसको सॉल्व किया तो आंसर 4 मीटर आ गया। ठीक है, तो स्टेप समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बड़ा ही शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ कंसेप्ट कहाँ से ला रहा हूँ वो शॉर्टकट का। ठीक है, नोट डाउन। आइए मेथड 2 करते हैं।
अब मेथड 2 करने से पहले मैं आपको एक थ्योरी रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको याद हो। मैंने जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वहाँ मैंने बताया था कि एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है ना, जिसको सी फ्रेम बोलते हैं। सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है ये बता दो मुझे। तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैं सी फ्रेम में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। सी फ्रेम से फ़ायदा क्या हुआ है वो बता देता हूँ आपको। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, यही होता था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस दो पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके स्टडी कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से क्या होगा, मेरे लिए मोमेंटम कंजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो जीरो रहता है। तो सिर्फ एक एनर्जी कंजर्वेशन से ही एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये काम करने वाले हो, ठीक है। तो सिर्फ आप लिखोगे u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। अब इनिशियली बॉल कहाँ था, इनिशियली तो बॉल आप फेंक ही रहे थे, सही है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको बताना है, तो हाफ इंटू म्यू, म्यू क्या होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव, लेकिन आपको ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लिखना होता है। तो आपने केवल और केवल एक ही पार्टिकल को वेलोसिटी दिया है, दूसरा तो मूव ही नहीं कर रहा, सही है। इक्वल्स टू, अब पार्टिकल जो हाइट पे पहुंचा है ना, मैक्सिमम हाइट, वही मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो केवल और केवल m1 ही जा रहा है, m2 तो जा ही नहीं रहा, m2 तो वहीं पर है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा पार्टिकल है ना, ये प्लैंक है ऐसे, तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसके सेंटर मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी मूव कर रहा है वो कौन मूव कर रहा है, m1 मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसकी चेंज हो रही है, m1 की हो रही है। तो आप लिखोगे m1 इंटू जी इंटू एच मैक्स, इसकी तो चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, क्योंकि जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्व करके, तो क्या आ रहा है, हाफ m1 m2, एक है 4 kg का, एक है 1 kg का, तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5 इंटू वी रिलेटिव, कितने से फेंका था आपने, 10 से, तो उसका स्क्वायर हो गया 100 इक्वल्स टू m1 कितना है 1, ये कितना है 10, और हाइट आपको निकालना है, ये तो जीरो हो गया। तो देखो 5 2 जा 10, एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आ गया h इक्वल्स टू 4, देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आंसर, ठीक। तो ये चीज़ आपको फील करना पड़ेगा, है ना। ये जो शॉर्ट मेथड है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, ऐसा नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, कोई बात नहीं, टाइम सेव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन आपके पास कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए। आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और जिसमें स्पीड, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होगी, वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। बट ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने क्यों किया, क्योंकि ये काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरा पार्टिकल जो है उसके वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, ये पार्टिकल कहीं हाइट में जा ही नहीं रहा, इससे सेंटर मास फ्रेम में आसान हो गया। और एक बात, वी रिलेटिव फाइनली जीरो हो जा रहा है, इसीलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये काम मैं करूंगा जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कराने वाला हूँ, वो काफ़ी आसान होगा सेंटर मास फ्रेम में, ठीक। तो ये हर बार हर जगह लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब 2 पार्टिकल सिस्टम होगा वहाँ हमेशा लगेगा, ठीक है। चलो समझ आ गया ये। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं क्या बोलने वाला हूँ कि अगर मैक्सिमम हाइट कितना आया 4 मीटर, तो मान लो ये जो प्लैंक है ना, इसकी हाइट आपने 2 मीटर ही रखी है ना। केस 2, if height of plank is
इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट कितना है 2 मीटर है और सेम क्वेश्चन है कि आप इसको यहाँ से फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, और जब वो 2 मीटर ही है, पर आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वो 4 मीटर की हाइट अटेन करना चाहेगा, बट आपने हाइट रखा कितना है 2 मीटर ही रखा है ना, 2 मीटर ही रखा है ऐसे। तो होगा क्या, जब ये 2 मीटर तक पहुंचेगा ना, 2 मीटर तक, ये 2 मीटर है, जब ये 2 मीटर तक पहुंचेगा तब इसकी y कॉम्पोनेंट वाली वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, क्योंकि जब वो 4 मीटर जाएगा ना तब 0 होगी। तो 4 मीटर वो जाना तो चाह रहा है, लेकिन इधर अब जगह बचा नहीं, ठीक है। लेकिन इन दैट केस इसकी x वाली जो है वो इसके ऊपर 0 हो जाएगी, x वाली वेलोसिटी रहेगी नहीं, सिर्फ क्या रह जाएगी, केवल y रहेगी। हाँ, x की रहेगी, लेकिन चेंज नहीं होगी। मैं वो कहना चाह रहा था कि इसकी जो x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है vx, ये क्या, ये vx ले लेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसकी अब y कंपोनेंट भी रहेगी। यही एक नया पार्ट हो गया। तो ये कैसे मूव करेगा, ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पहले पार्ट तो ये समझो कि क्या ये ब्लॉक वापस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि अब तो हाइट आपने उतनी रखी नहीं है, तो क्या ये वापस इस पे आएगा, पहला क्वेश्चन। अगर वो आएगा तो तब तक ये M2 कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करो, तब तक मैं इसको क्लीन करके इधर लिखता हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर इनसफिशिएंट हाइट है, सपोज ये कितना है 2 मीटर, क्वेश्चन में मैंने दे दिया था, ठीक है, और इसको आप फेंक रहे हो वही 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, वही M1 है और ये M2 है, 4 kg वाला, 1 kg वाला, सब कुछ वही है। तो अगर आप 10 से फेंकोगे तो वो 4 मीटर हाइट जाना चाहेगा, बट आपने हाइट रखा कितना, ओनली 2 मीटर। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उसकी एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी रह जाएगी और वो इससे डिटैच हो जाएगा, यही होगा। तो इसकी x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट हो गया इधर, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल की तरह वो जाएगा। तो यहां तक तो मैंने आपको बताया। अब प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा तो समझना यह है कि क्या पहले ये समझो कि क्या वो M2 में ही जाके गिरेगा, पहला चीज तो ये समझना आपको। तो देखो ये उसके ऊपर तभी गिरेगा जब दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम टाइम पे सेम कवर हो। इसका मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, सेम है कि जब इसकी वेलोसिटी v2 है, इसके बाद चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये v2 से आगे बढ़ रहा है और ये भी इधर आगे v2 से ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इसके ऊपर ही जाके गिरेगा, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर ही जाके गिरेगा। तो क्वेश्चन है कि बताओ कितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेती है ये M2 प्लैंक बाय द टाइम M1 फॉल्स अगेन ऑन M2। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, covered by M2 by the time M1 falls back on it। ठीक है, ये सवाल है। तो ये फील करो क्या होगा, आप इस तरफ फेंकोगे, ये ऊपर जाएगा, इसे हवा में रहेगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर ही जाके गिर जाएगा, इसके ऊपर जाकर यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। सॉरी, ये हटा दो।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई इधर है इधर भी तो वही ऊंचाई रहेगी ना, ये ऐसे। ठीक है, आ जाओ करते हैं सॉल्व। कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे कि जो इसके ऊपर अगर इसको गिरना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका रेंज हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से v2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका टाइम कितना लगेगा यहां से यहां जाने में, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके केवल y डायरेक्शन वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, v2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 2 vy बाई g से। ठीक है, ये मेरे सवाल का जवाब। तो सबसे पहले क्या निकालो, v2, फिर क्या निकालो, vy, उसको रख दोगे तो फिर वो डिस्टेंस निकल आएगा। तो चलो कैसे कंसेप्ट डेवलप करें, तो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, तो उससे क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी। तो v2 आपने निकाल लिया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। p इनिशियल क्या है, m1 इंटू u1 ले लेते हैं, चलो इक्वल्स टू, और p फाइनल क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो रहेंगी, उनको v2 ले लिया। तो m1 कितना है 1, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, m1 प्लस m2 कितना हो गया 5 इंटू v2, तो v2 क्या आ गया 10, v2 क्या आया, v2 आ गया 10/5, 10 नहीं 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v2। यही इसकी x कंपोनेंट भी होगी m1 की, ठीक है। तो ये आ चुका है, अब आपको y चाहिए, तो y कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वाला एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। देखिए कैसे, ये है 1 और ये है 2, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा था, u1 प्लस k1 बराबर u2 प्लस k2। तो u1 क्या है, वही रेफरेंस ले लिया, आप रेफरेंस को यहाँ ले लियो, तो ये 0 हो गया। पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, ये u1 है, ठीक है, u1। u2 क्या होगा, h हाइट दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा m1 इंटू जी इंटू एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। समझ में आया। पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप स्पीड लिखते हैं, वेलोसिटी नहीं, तो m1 इंटू वी स्क्वायर लिखोगे। और v क्या होगा बच्चों, v ऐसे होगा, देखिए इधर, ये हो गया vy, ये हो गया vx, और vx की वैल्यू किसके बराबर है, v2 की, और v2 की वैल्यू किसके बराबर है, v2 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, तो ये तो 90 डिग्री है ना, तो इसको मैंने v लिया है, ठीक है, v स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको u1 पता है, हाँ। क्या आपको h पता है, हाँ। क्या आपको v2 पता है, हाँ। तो v में क्या छुपा हुआ है, v में छुपा हुआ है रूट अंडर v2 का स्क्वायर तो v2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस vy का स्क्वायर आ जाएगा। तो v2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, vy निकल आएगा, vy निकल आएगा, वहां पे रख देना तो डिस्टेंस निकल आएगा। आया समझ।
तो अभी भी वही काम कर रहा हूँ मैं, स्पीड ले रहा हूँ, लेकिन इस बार इसकी रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे बन रहा है, इसलिए रूट अंडर वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सारे वैल्यूज रख दें। तो u1 कितना था 10, तो 100 हो गया, ये 1 kg है। तो पहले तो हाफ हाफ काट लेते हैं, हाफ, तो 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2, h की वैल्यू क्या है 2 है, तो हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 40 प्लस m1 भी 1 है, ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर, नहीं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर इज 4 प्लस vy का स्क्वायर, दैट इज ये इधर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए जल्दी फटाफट। तो v का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस vy का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, इधर इधर आके ये 60 हो जाएगा। ये क्या हो गया देखो जरा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 40 60, ये 60 इधर जाके माइनस होगा तो 40 हो जाएगा। आया समझ। तो देयरफॉर व्हाट इज vy इक्वल्स टू, लिख दूं डायरेक्ट, vy इक्वल्स टू रूट 40 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ क्या कर रहा हूं मैं। ये 16 हो गया ना, कंप्लीट कितना हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 40 60, 60 100 से माइनस होगा तो 40 होगा, तो vy का स्क्वायर था वो, तो vy इज रूट 40। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है, क्या आंसर होगा v2 इज 2 इंटू 2 इंटू रूट 40 बाई 10, ये आ गया, ठीक है। इतना मीटर कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन से सीखना क्या आपको, सबसे पहले तो सीखना यह है कि अगर मैक्सिमम हाइट से कम हाइट है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वापस इसी के ऊपर ही गिरेगा, कारण दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रह रहा है, तो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर वो करने वाले, इसलिए वो वहीं पे जाके गिरता है। समझ में आया। तो ये हो गया वेज और ब्लॉक की कहानी, ठीक है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, इसमें प्रोजेक्टाइल भी आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे ध्यान रखना होता है एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हौच-पौच हो रहा है, बट आपको खुद से ट्राई करके देख लेना, खुद से क्वेश्चन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी स्टेप में समझ ना आए तो प्लीज़ आप पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास का महत्व समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि दो मासेस हैं m1 और m2, इसको एक रॉड से, एक छड़ से, एक छड़ी से बांधा गया है, और ये जो रॉड है ना, ये जो छड़ी है, इसका कोई मास नहीं है, मासलेस रॉड है, ठीक है। और इसको ऐसे रख दिया गया है किसमें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है, एक टेबल के ऊपर रख दिया गया है, और इस समय इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द टेंशन इन द मासलेस रॉड एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे इस पे टेंशन कितना होगा इस रॉड पे, और रॉड मासलेस है। तो ये क्वेश्चन अगर करने बैठो तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट आप रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में पढ़ेंगे कि कोई भी दो पार्टिकल अगर एक फिक्स है, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप दबा नहीं सकते, बिल्कुल हार्ड है वो, जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी लेके जाएं तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसी बात है कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप एक पार्टिकल में बैठकर दूसरे पार्टिकल को अगर देखते हैं, है ना, यहाँ बैठकर अगर इसको देखेंगे तो क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो बताओ कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा और पार्टिकल मूव भी कर रहा होगा, तो वो होता है सर्कुलर मोशन। तो किसी भी दो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल
सर्कुलर मोशन में ही घूमता रहता है। यही होता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन करेगा वो ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या 1 के रिस्पेक्ट में 2 को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। ठीक है, तो मैं सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाता हूँ और सेंटर ऑफ मास पे देखूंगा ना तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। ठीक है, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्टडी करने वाला हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास पता करते हैं कि है कहाँ। ठीक है, तो इस शॉर्टकट जो मैंने बता रखा है वो इसी टाइप के सवालों के लिए ही बता रखा है कि मैं M2 से इसकी डिस्टेंस पता करना चाहता हूँ सेंटर मास। ये 2 kg का 1 kg का, तो इसके तरफ रहेगा, तो यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस क्या लिखोगे, ये लिखोगे R2, क्योंकि M2 है ना। तो M2 के लिए R2 कैसे लिखते हैं, M1 को लेते हैं, M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू L। सही है, तो चलो R2 लिखते हैं। R2 के लिए M1 क्या है 1, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 1 हो गया 3 इंटू L। अभी L ही रहने दो, L की वैल्यू 2.4 मैंने इसलिए लिया था। ठीक है, तो L बाई 3 हो गया R2। ठीक है, अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने इसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो फिर इसकी भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो वो कैसे लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि 1 चल ही नहीं रहा तो वो 0 हो गया, और 2 का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो कितना हो गया ये 20/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आगे चल रहा होगा, है ना। तो अब आप, मैं डायग्राम बना देता हूँ, अब आप देखो कैसे ये हो रहा होगा। ये है ऐसे, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है, जिसकी वेलोसिटी अपने में कितनी है, इसकी वेलोसिटी 20/3 है, 20/3, और इसकी वेलोसिटी u है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये है m1 और ये है m2, और ये क्या हो जाएगा r2। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर आप 2 को स्टडी करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अगर घूमेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता कीजिए कितनी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर बाय r, तो r2 हो जाएगा ये r, और v परपेंडिकुलर क्या होगा, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v परपेंडिकुलर, इनफैक्ट वो परपेंडिकुलर ही है। तो है कितना पता कर लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या होगा 20/3 को माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। मैं कंप्लीट लिख देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ 1 है ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा दिया। तो u1 कितना है देखो 10 है, तो u1 इज 10, और v सेंटर मास कितना है देखो 20/3, तो ये 20/3 हो गया। तो कितना होगा 30 में से 20 किया तो 10/3 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू हो गई, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी आ गई। तो अब फ्रेश डायग्राम में बना देता हूं, ये है सेंटर ऑफ मास, यहां से इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है L/3, L/3, और एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है,
कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। तो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है 10/3, 10/3। R2 की वैल्यू क्या है, अब R2 सॉल्व करने का समय आ गया, तो ये कितना था 2.4, तो 2.4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो इसको 0.8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डेसिमल ऊपर आ गया 100/24, 100/24, ठीक है ना, ये आ गया ओमेगा। इसको छोटा करना चाहो तो किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो 25 4 जा और 6 4 जा, तो 25/6 आ गया ओमेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या था सो समझो, ओमेगा कितना है 25/6 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको निकालना तो टेंशन है, तो करना क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दो, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m2 ओमेगा स्क्वायर r, r कितना है L/3। आया समझ, यहाँ mg नहीं लगेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, यहाँ पे टेबल के ऊपर है, तो इसीलिए mg नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाना, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होगा, फिर t इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू m2 ओमेगा स्क्वायर L/3। m2 की वैल्यू क्या है 2 kg, ओमेगा 2 कितना है 25/6, 25/6, L कितना है 2.4, L/3 कितना है इनफैक्ट 0.8, तो आ जाएगा 0.8, इतना न्यूटन हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। तो सीखना क्या है इसमें, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट, काम यहाँ से शुरू करना है कि इतने बड़े चीज में टेंशन निकालने के लिए सिंपल मैं इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दूंगा m ओमेगा स्क्वायर r2 के। तो आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। ओमेगा कैसे लिखेंगे आप, तो v/r से, v क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही होगा v परपेंडिकुलर, क्योंकि आप सेंटर मास फ्रेम में देखेंगे तो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ न नजर आएगा। आप सेंटर मास पे बैठ गए और आप क्या देख रहे हो, पूरा वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो आपको ओमेगा चाहिए, ओमेगा कैसे आपने निकाला, तो ओमेगा निकाला v/r से, ये आप सीधा भी कर सकते हो, तो mv²/r। तो v क्या करना है, पहले v पता करना है सेंटर मास फ्रेम में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पहले निकाला और फिर सेंटर मास में बैठ के इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, तो 10 में से सेंटर मास की वेलोसिटी को माइनस कर दिया, ठीक है, ये आ गया आंसर। उसके बाद सिंपल m ओमेगा स्क्वायर r कर दिया क्योंकि मैंने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा नहीं भी निकालते तो mv²/r भी करते तो वही आंसर आता, ठीक है ना। तो करना यही है कि सेंटर ऑफ मास में बैठ जाना है, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, फिर उसमें बैठ के जब देखोगे तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, तो आप टेंशन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर देते हो, बस यही काम है, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से स्टडी करना आसान पड़ता है। चलिए फिर अब नेक्स्ट शुरू करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ओके। तो यहाँ तक वेज ब्लॉक वगैरह सब कुछ, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है, ओके। फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, अब डिफरेंट भाग में एक अलग ही हिस्से में पहुंचते हैं जो है स्प्रिंग ब्लॉक निकाय, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या बातें यहाँ होंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 पिंड होंगे, ऐसे 2 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। एक M है यहाँ पर और यहाँ पर स्प्रिंग लगा होगा जिसमें दूसरा ब्लॉक होगा 2M मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको आप वेग दे देंगे, तो इसको v वेग से आपने इधर दे दिया और इसको 2v वेग से ऐसे इसको खींच दिया, ऐसे वेग दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले तो देखना है कि ये किस प्रकार से चलेगा, इसकी गति कैसी होगी, पहले तो ये देखना है, ठीक। तो इसको आप पता जब करते हैं तो
आपको ये समझ आता है कि यहाँ जैसे ही आगे बढ़ रहा है, ये इसकी आगे बढ़ने की जो दर है वो कम है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। इसके आगे बढ़ने का दर जो है वो ज़्यादा है, तो क्या ये इधर ही जाता रहेगा? और स्प्रिंग खींच रहा है तो वापस भी तो लाएगा स्प्रिंग, तो कैसा होगा ये? इसकी गति किस प्रकार होगी? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग की बात करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? तो m1 v1 तो 2m इंटू वी प्लस m2 v2 तो m, लेकिन इस दिशा को आपने धनात्मक लिया था, तो इस दिशा को क्या करोगे? नेगेटिव लोगे, ऋणात्मक बन जाएगा, ये -2v हो जाएगा, ये -2v हो जाएगा बाई m प्लस 2m। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो 2mv प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस तो ऊपर कितना हो गया? 0, तो पूरा कितना हो गया? 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? देखिए ये हैवी है तो यहाँ कहीं पर होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, तो इसका वेग क्या है? 0। इसका मतलब ये नहीं चल रहा है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये यहीं रहेगा और बाद में भी यहीं रहेगा। बाद में क्यों यहीं रहेगा? क्योंकि इस पूरे निकाय में बाह्य बल कितना है? बाह्य बल पूरे निकाय में कितना है? एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है। बाहर से तो कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो जो भी बल इसमें लग रहा है वो इधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स तो आंतरिक बल हो गया। तो दोनों को अगर आप निकाय लेते हैं, इस पूरे को अगर आप निकाय ले लेते हैं, इस पूरे को निकाय ले लेते हैं, तो ये बल कैसा हो जाएगा? आंतरिक बल हो जाएगा, और आंतरिक बल होगा तो इसका टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरनल फोर्स 0 है, एक बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इंटरनली मतलब आंतरिक बल इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लेकिन जब पूरे को निकाय ले लोगे तो वो बाह्य बल में नहीं आएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, तो आप बोलोगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी 0 होगा। तो अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, त्वरण भी 0 है, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसकी गति किस प्रकार से होगी? तो इसकी गति होगी प्योर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन मतलब दोलन होगा, दोलनी गति। ठीक है, और पूरी तरह से वो डोलेगा, है ना, ऐसे करके डोलता रहेगा। तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन होगा, केवल ऐसे आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसा दे देता, ये जो m है, इस m का वेग मैंने 2v दे दिया, और इस 2m का वेग मैंने इधर 2v दे दिया, सॉरी v दे दिया, नहीं ये तो मैंने पहले 2v दे रखा है ना, तो यहां से मैंने हटा दिया, इसको v कर दिया और इसको 2v कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। अगर ऐसे दिया होता तो बताओ सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2m इंटू 2v, और इसमें माइनस आ जाता है m इंटू वी बाई m प्लस 2m। ऊपर क्या होगा? 4 - 1 3,
3mv बाई 3m, 3 कट गया, आंसर क्या आ गया v। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है v है। मतलब अब इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी v वेग से आगे चलेगा और ये डोलता भी रहेगा। तो डोलना भी होगा, डोलना क्यों हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बल है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग बल लगेगा अगर तो वो डोलेगा बिल्कुल, क्योंकि वो उसको वापस खींच के ला सकेगा। और ये साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो इसकी मोशन किस प्रकार से होगी, इसकी मोशन होगी, इसमें ऑसिलेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन। तो ये आगे भी बढ़ेगा और डोलता भी रहेगा, ठीक है। मतलब डोलन एवं संरेखीय, मतलब रेक्टिलिनियर, ठीक है ना, एक ही विमा में, एक विमा में 1D, एक विमा में गति होगी, ठीक है। तो डोलन भी होगा और संरेखीय एक विमा में गति, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर 1D मोशन होगा, ठीक है। तो वो आगे भी बढ़ेगा और डोलता भी रहेगा। तो मैं अब बताता हूं किस प्रकार होगा। ये हो गया डोलना और ये आगे भी बढ़ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसकी गति होगी। तो देखो इसको आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ नहीं पाओगे इसको, लेकिन आप पढ़ पाओगे, है ना, कि अगर आप इसको ग्राउंड के सापेक्ष किसी रुके हुए तंत्र के सापेक्ष अगर देखेंगे तो इसकी जो द्रव्यमान केंद्र है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, आगे नहीं बढ़ने से आप ये बोल सकेंगे कि ये पूरी तरह से डोलता रहेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड के सापेक्ष जहां रुके हुए किसी तंत्र के सापेक्ष आप देखेंगे तो ये आगे भी बढ़ रहा है और डोल भी रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है और ऑसिलेटरी मोशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास में पहुंच जाएंगे, द्रव्यमान केंद्र में पहुंच जाएंगे और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हम लोग स्टडी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां जब आप बैठते हो तो आपको क्या दिखता है कि ये दोनों तो, मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र में अगर आप बैठ के देखते हैं तो दोनों पिंड जो हैं वो प्योर ऑसिलेशन मोशन दिखाई देता है, ठीक है। तो प्योर ऑसिलेशन होने का कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 होना चाहिए, ठीक है, और दोनों ही वस्तु का अंतिम वेग एक ही क्षण पर 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इधर जाएगा और यहां अगर रुक गया तो ये भी उसी समय रुकना चाहिए इसको, फिर जब वो लौट के अंदर आके रुकेगा तो एक ही समय में दोनों रुकने चाहिए, समय रुकने का बराबर होना चाहिए और द्रव्यमान केंद्र का वेग भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कह सकेंगे कि दोलनी गति होगी, प्योर दोलनी गति होगी। नहीं तो दोलनी और ऑसिलेशन और ट्रांसलेशन दोनों होने लगेगा अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो है, तो जीरो नहीं है तो, ठीक है। चलिए, तो इसके सवालों को करेंगे कि ग्राउंड के सापेक्ष आप वेग पूरे तरह से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वेग का रेंज निकाल पाएंगे, परास निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ वेलोसिटी में आपको बताता हूं कि कितना होगा ग्राउंड के सापेक्ष, ठीक है। तो उसको करने का विधि बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक। चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मैंने यही सारा चीज जो है यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर दिया है। तो मैंने क्या बताया था कि एक m v से जा रहा है और 2m 2v से अगर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज वेलोसिटी इक्वल्स टू v, और इसका मोशन कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रांसलेटरी प्लस ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता भी जाएगा और ऑसिलेट भी करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाओ, देखते हैं क्या होगा। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें क्या दिखाई देगा, मैं यहां बैठ गया
तो फिर ये मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा, तो फिर इसको दोनों साइड से माइनस कर लो, क्योंकि आप जब भी रिलेटिव मोशन करते थे तो क्या करते थे, दोनों को माइनस ही तो करते थे। या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इसको रेस्ट पे लाने के लिए आप इधर v वेलोसिटी जोड़ेंगे, तो इधर भी v जोड़ेंगे, ठीक है, और इधर भी v जोड़ेंगे, तो एक्चुअली इधर v घटा रहे हैं और इसमें v जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सुनो, यहाँ m मास है, तो यहाँ v प्लस वी क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा, और यहाँ पे 2m है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे 2m, तो आपने इधर v माइनस कर दिया 2v से, तो रह क्या गया यहाँ पर, केवल और केवल v रह गया, ठीक। अब देखो तो जरा सेंटर ऑफ मास में बैठकर आप देख रहे हो, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, 2mv इधर, और इसकी वेलोसिटी भी 2mv, मतलब टोटल 2mv इधर, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। इसका मतलब अब ये मूव होता हुआ नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये सेम टाइम पे दोनों रेस्ट पे आएंगे, तो कैसी मोशन हो गई, प्योर ऑसिलेशन मोशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इट इज प्योर ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। तो आप एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या, कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, आप रेंज बता सकते हैं कि यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब स्टडी करेंगे तो आप रेंज बता पाएंगे कि हाँ इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक होगी, क्यों, क्योंकि वो ऑसिलेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपने ये कर लिया। अब सुनो, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ, एक तो m और दूसरा 2m, ठीक है ना, दोनों का आपको रेंज बताना है। तो आप कौन सी इक्वेशन फॉलो करने वाले हैं, मैं रिलेटिव मोशन फॉलो करने वाला हूं। देखो, वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ 1, या 1 ही कर लो ना डायरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये फॉलो करने वाला हूं मैं, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने वाले हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 1 की वेलोसिटी क्या है, किसको 1 लेना चाह रहे हो, इसको ले लेते हैं, जो ये मेरे लिए 1 है और ये मेरे लिए 2 है, ठीक है। तो 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, v है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, वो भी v है, लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इस टाइम अगर ये v से उधर जाता हुआ दिख रहा है तो फिर कुछ टाइम वो v से भी इधर आता हुआ दिखाई देगा मुझे। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी वैल्यू प्लस माइनस v होगी, समझ में आया। फिर से बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है, ठीक है ना, तो ये v हो गया, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि 1 की वेलोसिटी जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे तो आपको v तो दिखाई दिया, पर वो इस साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, पर वो लौट के भी तो आएगा ना, बिकॉज दिस इज ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेशन का मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो मूव करना, ठीक है। तो ये लौट के भी तो आएगा वापस, तो जब वो लौट के आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस v हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 0 हो गया, 0 2 प्लस v 2v, ठीक है। तो 0 से 2v तक v1 है। अब v2 की बारी, ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ m, 0 to 2v, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऑफ 2m लिखने वाला हूं मैं, और ओ सॉरी ये तो 2m का ही हो गया ना पहले वाले का। अब m की बारी है, मतलब इसकी बारी है, तो 2 के लिए क्या करोगे, इसके लिए भी यही करने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ 2 इज वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टर है ये,
अच्छा कहीं इस पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये मैंने कैसे लिखा, इस पे भी हो रहा है क्या? अरे ये तो रिलेटिव मोशन का है ना कंसेप्ट। देखो वेलोसिटी ऑफ, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या लिखेंगे, v1 माइनस वी सी वेक्टर वाइज। तो v1 लिखने के लिए इसको इधर भेजते हैं, तो v1c प्लस वी सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वन, यही मैंने लिखा है। क्लियर है बच्चों? अब 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किधर है, उधर है, पर ये लौट के भी तो आएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों ही आएंगे इसके साथ, तो इसमें भी लिख लो प्लस एज वेल एज माइनस 2v प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करो, एक बार माइनस रखो, तो माइनस रखने पे क्या आएगा, माइनस वी आएगा। एक बार प्लस रखो, है ना, माइनस वी से लेकर प्लस रखो, तो प्लस 2v प्लस v कितना हो गया, 3v। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2v। इसकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो माइनस v से v तक, माइनस v से 3v तक होगी। इसका मतलब ये लौट के भी इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन इसकी लौटने वाली वेलोसिटी जो है वो, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड की, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ m1 ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो वो एक समय में रुकेगा भी, कौन, 2m। बट ये जो पीछे वाला है m, ये लौट के भी आएगा, इधर इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, पर ये कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है रुक जा रहा है, फिर आगे जा रहा है रुक जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू 2v एंड v। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, कुछ कुछ वेलोसिटी दे देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ऐसे गेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही इसका शॉर्टकट है। ठीक, यही इसका स्टेप्स है। तो चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, ट्राई करके बताओ, रेंज ऑफ वेलोसिटीज ही सब में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 क्वेश्चन मैंने रख दिए यहाँ पर। तो दोनों में सेम काम करना है आपको, रेंज ऑफ वेलोसिटी पता करना है दोनों ही ब्लॉक्स के, है ना, कि उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक, तो इसके स्टेप्स क्या हैं, आपको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, इसकी तो वेलोसिटी 0 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 × 15 बाई 2 + 1। समझ में आया क्या किया मैंने, m1 v1 ये तो 0 है, बाई m1 + m2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30/3 दैट इज 10 मीटर/सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है, यहाँ कहीं पर होगा, और वो ऐसे आगे जा रहा है, कितने से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब क्या किया था मैंने, रेंज की बात करी थी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वन क्या होगा, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही किया था। ठीक है, तो वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो पहले तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख लो, आ जाओ। तो क्या करना है हमें, 2 kg है ना, तो सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। सही है, मैं यहाँ पर ही कर दूं क्या, डायरेक्ट कर देता हूँ ऐसे, इधर आपको 10 करना है और इधर भी आपको 10 करना है। ठीक है, तो ये 10 है और ये 15 है, तो इसकी एक्चुअल कितनी हो गई, इधर हो गई 5। सही है,
ये 15 में से 10 गया तो 5, और ये कुछ भी नहीं था तो केवल और केवल 10 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। ठीक है, तो ये कौन है, 2 kg का ब्लॉक है, इधर लिख लेता हूँ मैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। और ये इधर 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना, यही प्लस माइनस होने वाला है, सही है, क्योंकि ये लौट के भी आएगा कभी ना कभी। तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस 5, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 10। तो एक बार आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 2, और एक बार प्लस करोगे 15 मीटर पर सेकेंड। किसकी आ गई, 1 की आ गई। 1 कौन है, तो 1 मैंने 2 kg को लिया है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो उल्टा हो गया, 2 kg को 1 ले लिया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ इसकी बारी, तो इसके बारे में कर लेते हैं। V2 इज प्लस माइनस 10, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 10। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 10। तो सेंटर मास की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी प्लस माइनस कर देते हैं। तो एक बार आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, एक बार प्लस करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में। तो समझ आ गया क्या करना होता है, पहले वेलोसिटी और सेंटर मास निकालते हैं, उसके बाद प्लस माइनस कर देते हैं सेंटर मास फ्रेम में जो आता है वो वेलोसिटी को। ठीक है, इसमें कर लें, आ जाओ ट्राई करो, पहले 2 मिनट टाइम देता हूँ। कर लिया, चलो आओ। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इधर मैं प्लस ले लेता हूँ, ठीक है। तो 10 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 पॉजिटिव, और इधर क्या लिखेंगे 3 इंटू माइनस 5 बाई 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 15। तो 20 में से 15 गया तो 5 बाई 5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्लस आ रहा है, देखो अगर ये प्लस आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इधर कहीं लाई कर रहा होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी इसकी कितनी है, इधर इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपको चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या करना है, इस 1 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आ जाओ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको इस पे अगर बैठोगे तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा 1, और इधर भी 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 6 हो जाएगा, ओके। तो 3 kg के लिए आप क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेंटर ऑफ मास में 3 kg की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और 2 kg की कितनी हो जाएगी, तो 10 में से 1 गया तो 9 मीटर पर सेकेंड। तो यही वैल्यू प्लस माइनस होता है क्योंकि वो लौट के भी आएगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 1 है। तो आप लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेंज कितना हो गया, रेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी 3 kg की, 3 kg की क्या लिखोगे, इसको प्लस माइनस करोगे
+-6 और इसको सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से जोड़ दोगे तो एक बार माइनस होगा तो -5 हो जाएगा और एक बार प्लस होगा तो 7 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब 2 kg का देख लो, 2 kg का, तो 2 kg के लिए क्या करोगे, 2 kg का 9 है तो +-9 +-9 और क्या जोड़ना है इसमें 1 को जोड़ना है तो क्या आ गया देखो बच्चों, प्लस एक बार माइनस लोगे तो -8 से लेकर +10 तक मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई रेंज ऑफ वेलोसिटीज। ठीक, तो पहला हिस्सा जो फर्स्ट पार्ट है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, उसमें हमने ये सीखा कि अगर दो ब्लॉक्स को डिफरेंट वेलोसिटीज देकर किसी भी डायरेक्शन में छोड़ दें तो वो हो सकता है कि वो प्योर ऑसिलेट करे या ऑसिलेट प्लस ट्रांसलेट करे। तो प्योर ऑसिलेट करने का कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए और सेम टाइम पे दोनों ही ब्लॉक्स एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे, दैट इज सेम टाइम पे दोनों ही ब्लॉक्स की वेलोसिटी 0 होगी, तब वो प्योर ऑसिलेट करेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं है तो ट्रांसलेशन एज वेल एज ऑसिलेशन होगा, तो वो ऐसे 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 आगे बढ़ेगा। तो आप ग्राउंड के फ्रेम में उसकी रेंज ऑफ वेलोसिटी बता सकते हैं कि हाँ उस ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये बता सकते हो। और उसका मेथड ये रहा। क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास दोनों की वेलोसिटी लेनी है और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास को प्लस माइनस करना है सेंटर मास की वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट पार्ट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। ठीक है, इस बार क्या है कि वेलोसिटी तो दी गई है लेकिन इस बार स्प्रिंग के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो K है वो ले लेते हैं 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसका मास ले लेते हैं 4 kg और इसका मास ले लेते हैं 2 kg। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब सुनो, पहले सीरीज ऑफ स्टेप्स समझते हैं, सीरीज ऑफ एक्शन समझते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है ना, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होंगे, कौन कौन सा काम हो रहा होगा वो समझते हैं। बिल्कुल फील करो, स्प्रिंग के साथ आप भी खेले होगे। ठीक है, तो देखो नीचे में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड से, इसीलिए मैंने ग्राउंड नहीं बनाया है ना, और पूरे टाइम फ्रिक्शन नहीं रहेगा अभी जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बार बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनो, जैसे ये आगे बढ़ना शुरू होगा वैसे ही स्प्रिंग जो है वो खींचना शुरू हो जाएगी, है ना, इलोंगेशन आना शुरू हो जाएगा। तो अभी मान लेते हैं ये इसकी नेचुरल लेंथ है L0, इसकी नेचुरल लेंथ है। अब जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होगा वैसे ही इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा, है ना, कुछ समय बाद ये ऐसे, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, ये M2 है और इसमें पीछे लगेगा और इसमें आगे की ओर लगेगा, ये बात भी पता है आपको। ठीक है, ऐसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं। इसमें स्प्रिंग फोर्स आगे की ओर लगेगा, ये बात तो आपको पता ही है कि स्प्रिंग फोर्स दोनों में ऐसे लगता है। ठीक है, अब आप अपने मैकेनिक्स, अपने जो काइनेमेटिक्स और जो NLM पढ़ा है आपने, उसके बेसिक्स यहाँ पे आपको लगाने हैं। समझना ध्यान से, क्या क्या आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो गया है, ये खिंच गया। तो क्योंकि ये खिंच गया इसीलिए दोनों में स्प्रिंग फोर्स आ गया। ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये जो M2 है ना, M2 इसकी वेलोसिटी है राइट के तरफ लेकिन फोर्स है लेफ्ट के तरफ। तो क्योंकि फोर्स पीछे है और वेलोसिटी आगे, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन पीछे होगा और वेलोसिटी आगे, तो ब्लॉक की क्या होगी, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी। और रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है कि इसकी स्पीड जो है वो कम होने लग जाएगी, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और इसकी वेलोसिटी 0 थी पहले। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आगे लग रहा है
तो ये जो m1 ब्लॉक है ये भी आगे मूव करने लग जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया और वेलोसिटी 0 थी तो वो एक्सीलरेट करने लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। अब पूरे टाइम इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, इधर ये वेलोसिटी और ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो m1 की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। और m2 में वेलोसिटी आगे है और फोर्स पीछे है, तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी। तो होगा क्या, स्प्रिंग और खींचता जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये ज़्यादा दूर जा रहा है, ज़्यादा रेट से आगे बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये धीरे धीरे आगे बढ़े और ये तेज़ी से आगे बढ़े, तो देखो इनके बीच का दूरी देख रहे हो, बढ़ना शुरू हो गया है ना, मेरा हाथ कितना दूर चला गया। तो क्योंकि स्प्रिंग खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पूरे टाइम स्प्रिंग फोर्स इसके वेलोसिटी के पीछे है, इसके जो भी वेलोसिटी है इसके पीछे है स्प्रिंग फोर्स। तो पूरे टाइम इसकी स्पीड कम होने लगेगी और पूरे टाइम इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक समय में क्या होगा, एक समय में होगा कि इसकी वेलोसिटी ऐसी है, मान लो ऐसे, तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, एक समय में दोनों बराबर हो जाएंगे। आया समझ में? तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय स्प्रिंग में अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलोंगेशन हो चुका होगा, है ना। तो मैक्सिमम खिंचाव हो गया, अधिकतम खिंचाव हो गया, बहुत उससे ज़्यादा वो खिंचाव नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम जब इलोंगेशन होगी उस समय दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप लिखना कि वेलोसिटी ऑफ, या स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ m2 decreases and speed of m1 increases, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या होगा, तब तक इलोंगेशन होगा, है ना। तो इलोंगेशन अकर्स, ठीक है ना, इस समय इलोंगेशन होगी, ठीक है। अब सुनो, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एक समय में दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। इनफैक्ट वेलोसिटी भी सेम होगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो आप बोलोगे कि उस समय स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन होगी, ठीक है। तो एट एन इंस्टेंट when both have same velocity, then spring has maximum elongation, ठीक है। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है उस समय स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन होती है, ठीक है। तो चलो हम वो पता कर लेते हैं कि वो वेलोसिटी क्या है, कॉमन वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर ये है m1, ठीक है, और स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया है, और ये है m2, ठीक है। और इस समय दोनों की वेलोसिटीज सेम है, ठीक है। और स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया है, ठीक। इसके बाद वो इससे ज़्यादा वो खींचेगा नहीं। क्यों नहीं खींचेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो आपको ये वेलोसिटी कैसे फाइंड कर पाओगे। तो टू फाइंड कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है
18002121 टू फाइंड कॉमन वेलोसिटी। क्या करना चाहिए आपको? देख रहे हो पूरे टाइम स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसमें इंटरनली है। स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे, इसको ऐसे बना दे दो, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और इसमें स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है, तो इंटरनल है तो पूरे सिस्टम में जब आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमें क्या करना होगा, पी सिस्टम कंजर्व कर लेना पड़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो क्योंकि ये 0 है इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे P इनिशियल बराबर P फाइनल। ठीक, अब इनिशियली केवल और केवल इसकी थी लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, m2u। ये तो 0 था, अगर कुछ होगा मान लो तो वो भी आप ले लेते, इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल दोनों का सेम है तो आप क्या लिखेंगे, m1v प्लस m2v। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू डाल देते हैं, आ जाओ। तो 4 इंटू 10 और m1 कितना है 2, तो 2 प्लस 4v, ठीक है, तो 40/6, 40/6, ठीक है। तो इसको किससे काट लेंगे, 3 से काट लें, मतलब 2 से, तो 2 3 जा 2 20 जा, तो वेलोसिटी कितना आ गया, कॉमन वेलोसिटी 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब 20/3 मीटर पर सेकेंड होगी उस समय स्प्रिंग अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा। पर ये रुका तो नहीं, तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा? सोचो कैसे हो रहा होगा ये आंसर, सोचते हैं, आ जाओ। क्योंकि मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एक समय में कॉमन हुआ। अब ऐसे होगा ना, इस तरह से होगा, ऐसे। क्यों? समझो, क्योंकि पूरे टाइम ये जो फोर्स है इस वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो इसकी वैल्यू और कम करना शुरू करेगा और इसकी वैल्यू और बढ़ना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, पीछे वाला ज्यादा रेट से बढ़ेगा और आगे वाला धीरे धीरे रेट से बढ़ेगा। तो देख रहे हो अब स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। आया समझ? फिर से समझते हैं। देखिए इसमें इलोंगेशन कैसे हुआ था, इन दोनों को समझ लो, इन दोनों को ब्लॉक समझ लो। पहले ये यहां था, अब ये ज्यादा रेट से आगे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे रेट से आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इलोंगेशन, तो इलोंगेशन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन पूरे टाइम फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो इसकी वैल्यू भी कम हो रही है। तो होते होते दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे आ गए, सेम हो गए वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ये स्प्रिंग फोर्स इस वेलोसिटी को कम करेगा। तो अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो इनके बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना। तो अब वो कंप्रेस होना शुरू होगा, पहले इलोंगेट हुआ था, अब वो कंप्रेस होना शुरू होगा। लेकिन इसी बीच में एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा जो इवेंट है वो स्किप हो गया आपके दिमाग से। देखिए क्या, जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पर है तो अब तुरंत से थोड़ी कंप्रेशन होगा, पहले तो वो अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा L0 पे, उसके बाद जब ये और अंदर जाएगा तब कंप्रेशन शुरू होगी। ठीक है, तो पहला तो ये ले लिया आपने, दूसरा ये ले लिया। अब तीसरा मैं क्या लूंगा कि स्प्रिंग पहले अपने नेचुरल लेंथ पर आएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद फिर अब धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी भी इलोंगेटेड स्टेट में ही रहेगा, तुरंत से कंप्रेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंचने वाली है। तो उस समय दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि उसमें जो फोर्स है वो इसको
इसी डायरेक्शन में लग रहा है पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी जब अपने ये नेचुरल लेंथ पे होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन या फिर आप समझ लो स्टेप, ये पहला मान लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में ये फाइंड करना चाहता हूं कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगी तब दोनों की वेलोसिटीज क्या हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ लो, एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूं क्योंकि आप इसको कॉपी करने वाले हो। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट थी, मैंने एक की वेलोसिटी दी थी केवल आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि आगे बढ़ना जैसे ही शुरू करता है वैसे स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाती है। तो इलोंगेशन होने से स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। तो जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होगा इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो उस समय इलोंगेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें समझ में आया कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है ये कम होता जा रहा है, तो एक समय दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो फाइंड कर लो कि वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी क्या है ये फाइंड कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, ये भी बता दो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचूंगा कि उनकी वेलोसिटीज क्या होगी। तो चलो ये फर्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ये मैक्सिमम इलोंगेशन है कितना, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक, वो पहले क्वेश्चन करते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी जब होता है उस समय स्प्रिंग अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएंगी, पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, आगे वाले की वेलोसिटी कम होगी, और उसके बाद स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर और आगे जब बढ़ेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, उसको सेकंड पार्ट में करते हैं, कॉपी कीजिए। तो एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर वेलोसिटी दे दिया जाएगा और पूछेंगे फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये नंबर 2 ले लेता हूँ। टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन आप कॉमन वेलोसिटी के लिए क्या यूज किए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन वी यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी पता है v है, तो उसके लिए तो आपको ये लीनियर कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, तो सबसे पहले आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या है वो पता करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी जब उस समय वेलोसिटी दे रहे थे, तो क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। लेकिन आप m2 को वेलोसिटी दिए थे u, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u स्क्वायर, और पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है क्योंकि वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो इनिशियल केवल 1 की हो गई। फाइनली देखो क्या है, फाइनली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम इलोंगेशन पर है, तो कितना है वो हाफ k x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, दोनों की होगी ना, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना है आपको। लेकिन फाइनल जब तक वेलोसिटी आप नहीं निकालेंगे यहाँ कैसे रखेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लगाना होगा, तब आप मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो हाफ m2 कितना है, तो m2 है 4 kg, और कितने से ये चल रहा था,
तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, उसका स्क्वायर हो गया तो 100 हो गया। हाफ के कितना था, मैंने 100 दिया था क्वेश्चन में, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो हाफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना होगा, तो 400/9, तो 400/9 है ना, 20 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 2 + 4, ठीक है। अब हाफ 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 काट लो, हाफ 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 कट गया। अच्छा 100 भी काट लेते हैं, 100 100 और एक 100 यहाँ से काट लिया, सही है। तो यहाँ आगे क्या आ गया इधर, 4 = x² प्लस 4/9, ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो 24/9, 24/9 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 24/9 = x², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 4 जा 36, 36 - 24 = 12, तो 12/9, ठीक है। इसको काट लो 3 से, तो 4 3 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, √4/3 मतलब 2/√3, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, इतना मीटर इलोंगेशन होगा। तो क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जाए तो आपको पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। अब देखो ये मेथड एक लेंथी मेथड है, तो ये है आम जिंदगी। अब मैं बताता हूँ एवियन जिंदगी, ठीक है। तो देखो सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ जो बहुत ही शॉर्ट मेथड से एक ही लाइन में आ जाएगा आंसर, और वो क्या है, वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, है ना। मैंने कहा था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैक्सिमम काम अपन सेंटर मास फ्रेम में ही बैठ के करेंगे, ठीक। तो वहाँ देखना सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसको कॉपी कीजिए, बताता हूँ। चलिए तो मेथड 2 के तरफ बढ़ते हैं, ऑल्दो दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है, तो उसको भी नहीं भूलना है, बट समझना है कि एडवांटेज कहाँ हम उठा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन है तब दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है, ये नहीं पूछ रहे हैं। अगर सिर्फ मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहे हैं, अगर सिर्फ, तो आप पहुंच जाओगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो उसके पहले मैं आपसे एक पॉइंट यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है, दैट इज जो एक्स मैक्स है, इलोंगेशन, जब भी स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है क्या वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मतलब आप कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, क्या उस पर डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन हुई है, तो आंसर इज नो। आप कहीं भी बैठकर देखो, चलते हुए गाड़ी में, एक्सेलरेटेड गाड़ी में, रुके हुए में, ग्राउंड से कहीं भी देखोगे तो स्प्रिंग में जितना ही भी खिंचाव हुआ है या दबाव हुआ है, कंप्रेशन या इलोंगेशन हुआ है, वो वैल्यू वही रहेगी चाहे आप जहां से देखो। कारण ये है कि इलोंगेशन जो होता है ना, इलोंगेशन वो स्प्रिंग के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है ना। आपका नेचुरल लेंथ था यहां तक, मान लीजिए L0, और अब इसकी लेंथ हो गई L0 + x मैक्स, तो फिर आपने क्या किया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो लिया, यही तो लिया x मैक्स। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से देख रहे हैं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां से मैं देखूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए कुछ और डिस्टेंस पे होगा, ये वाला पॉइंट कुछ और डिस्टेंस पे होगा, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो वही रहेगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। अगर मैं यहां से देखता हूं, मेरे लिए ओरिजिन ये हो गया, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा इन दोनों का, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो आया वो वही आएगा। अगर मैं यहां से देखता, इस जगह से मेरा यहाँ पे अगर ओरिजिन हो गया तो इसका फिर x और y इन दोनों का अलग अलग होगा, पर इनके बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से स्प्रिंग की इलोंगेशन स्टडी करें या आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के स्प्रिंग की इलोंगेशन स्टडी करें, दोनों में x की वैल्यू वही होगी। लेकिन क्या वेलोसिटी की वैल्यू वही होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही होगी? आंसर इज नो। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है।
क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो आप अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और ही आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच के डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करो या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखो या ग्राउंड के फ्रेम से देखो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टडी करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, सिंपल एक लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे लिए इनिशियल सिचुएशन क्या है बच्चों? इनिशियल सिचुएशन है कि ये u इक्वल्स टू 10 से चल रहा है। ठीक है, और इसका मास क्या लिया था मैंने? 4 kg लिया था m2, और ये m1 2 kg लिया था। ये है आपका इनिशियल, और ये अपने नेचुरल लेंथ पर है। और अब है फाइनल। फाइनल में यहां पे कर देता हूं ऐसे। ठीक है, दोनों की वेलोसिटीज कॉमन है और ये L0 प्लस एक्स मैक्स है। ठीक, लेकिन आप कहाँ स्टडी कर रहे हो? सेंटर ऑफ मास में बैठकर स्टडी कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्टडी कर रहे हो। ठीक, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है यहाँ पे, तो इसकी ये एनर्जी तो जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखोगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो इन्हीं सब सवालों के लिए मैंने आपको पहले डिराइव करके रख दिया है। म्यू क्या लिखोगे? हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव क्या होगा? तो अपना जो भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो उसका तो वेलोसिटी जीरो है, तो केवल और केवल u हो गया, तो u माइनस जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हाफ m1 m2, तो m1 क्या है? 2, m2 क्या है? 4 बाय m1 प्लस m2 हो गया 6 इंटू वी रिलेटिव कितना है? 10 माइनस जीरो, ये तो चल ही नहीं रहा, तो 10 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। फाइनली ये सिचुएशन है ना, फाइनल सिचुएशन ये है। तो फाइनल में आप क्या लिखेंगे? हाफ, पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आएगा नहीं चाहे आप जहां से स्टडी करें, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस इसमें जो v रिलेटिव होता था वो ग्राउंड फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी लिखते थे, याद है? तो मैंने क्या कहा, जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा उस समय दोनों की वेलोसिटीज सेम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। इसीलिए इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसीलिए मेरा एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो v रिलेटिव इज जीरो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसको क्या बोलोगे? एज v रिलेटिव इज जीरो। तो एक ही इक्वेशन बन गया यहां पर। अब हाफ और हाफ को काट लो और इसको भी छोटा कर लो, 2 1 जा 2 3 जा, तो 4/3 इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू के भी 100 था इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल आ गया, 4/3 एक ही लाइन में आंसर। तो एक्स मैक्स इज रूट अंडर 4/3। आया मजा? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम बड़ा ही काम का फ्रेम है। ठीक, तो कभी भी मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जाए तो ऐसे करेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? स्प्रिंग अपने मैक्सिमम लेंथ इलोंगेशन पे आ चुका है। अब पीछे वाला ज्यादा वेलोसिटी से बढ़ेगा और आगे वाला धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? तो एक समय में क्या होगा, ये जो एक्स मैक्स है ये अब कम होना शुरू होगा और एक समय में अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा।
तो आपको बताना है जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगी तो दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रहा है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये कराना चाहता हूँ कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी उस समय जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।